जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी पढ़ रहे हैं सीटेट के लिए हिंदी, जो कि प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए होता है। तो उम्मीद है आप क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और आपकी जो राय हो वह कमेंट करेंगे। जिसके पास भी समय थोड़ा कम होता है वह क्लास की को स्पीड थोड़ी बढ़ा के देख सकता है। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गद्यांश दिया गया है कि दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद भारतीय समाज बहुभाषिक है, यहाँ से गद्यांश शुरू होता है। तो अब इस गद्यांश को आप सभी भी पढ़िएगा ताकि इस गद्यांश से संबंधित क्वेश्चनों को हम हल कर सकें। भारतीय समाज बहुभाषिक है। इस समाज के सभी बच्चे बहुभाषिक होते हैं। इससे बच्चों की सृजनात्मकता तथा वास्तविकता को नज़र अंदाज करके उन पर लक्ष्य भाषा के रूप लाद दिए जाते हैं। इससे बच्चों की सृजनात्मकता तथा समझ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कक्षा में बच्चों की बहुभाषिक क्षमताओं का उपयोग करना सीखने सिखाने की बहुभाषिक दृष्टि का महत्वपूर्ण पहलू है। बहुभाषिकता ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक से अधिक भाषाओं के उपयोग को स्वीकार किया जाता है। एक ही समय में मातृभाषा के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं तथा अन्य भाषा को सुनने व समझने, बोलने व व्यक्त करने, लिखने तथा पढ़ने को महत्व दिया जाना बहुभाषिकता का उद्देश्य है। भाषाविदों का मानना है कि कोई भी भाषा अन्य भाषाओं से मिलकर विकसित होती है। भाषा के विकास का मतलब उसके शब्द भंडार में वृद्धि का होना, उसकी अभिव्यक्ति की विधाओं का विस्तार होना, उसमें ज्ञान के नए अवसरों की संभावनाओं का खुलना आदि होता है। एक से अधिक भाषिक व्यवहार करने वाले पाशबिंब, विधा, शब्द चयन, उदाहरण आदि का भंडार एक ही भाषा जानने वाले की तुलना में अधिक होता है। तो ये रहा आपका गद्यांश। उम्मीद है आप सभी ने भी इस गद्यांश को पढ़ा होगा। अब चलते हैं इस गद्यांश से संबंधित पूछे गए क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है कि सही कथन की पहचान करें। सही कथन का पहचान करना है। भारतीय समाज एकलभाषी है। भाषाएं एक दूसरे के विकास को अवरुद्ध करती हैं। समाज के सभी बच्चे बहुभाषिक होते हैं। बहुभाषिक क्षमताओं का उपयोग करना आवश्यक नहीं है। तो सही कथन का हमें चयन करना है। तो ऑप्शन सी देखिएगा, समाज के सभी बच्चे बहुभाषिक होते हैं। यह चीज़ गद्यांश में भी कहा गया था। भारतीय समाज एकलभाषी होता है? नहीं, बहुभाषिक होता है, ये आप सभी जानते हैं। भाषाएं एक दूसरे के विकास को अवरुद्ध करती हैं? बिल्कुल नहीं करती। यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों गलत हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, बहुभाषिकता का उद्देश्य है। बहुभाषिकता का क्या उद्देश्य है? विभिन्न भाषाओं को बोलना व उनको व्यक्त कर पाना। केवल लक्ष्य भाषा में शिक्षण अधिगम करना। देश की कार्यालयीय भाषा में लिखना व पढ़ना।
डी ऑप्शन है हिंदी में साहित्य सृजन करना। तो जहाँ पर नेगेटिव वर्ड आ जाए, ये नकारात्मक शब्द, वह गलत हो जाता है। जैसे बी ऑप्शन में केवल लक्ष्य भाषा में शिक्षण अधिगम होता है, नहीं, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। देश की कार्यालयी भाषा में लिखना पढ़ना होता है बहुभाषिक, नहीं। हिंदी में साहित्य सृजन करना होता है, नहीं। क्या है, विभिन्न भाषाओं को बोलना व उनको व्यक्त कर पाना, यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में बच्चों की बहुभाषिक क्षमता का उपयोग क्यों करना चाहिए, क्योंकि कक्षा में बच्चों की बहुभाषिक क्षमता का उपयोग क्यों करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन है बच्चों की सृजनात्मकता बाधित होती है, बच्चे एकल भाषिक होते हैं, बिल्कुल गलत है, बच्चे एकल भाषिक नहीं होते हैं। बच्चों में समझ बनाने की क्षमता सीमित होती है, सीमित तो नहीं होती है। बच्चों की समझ का विस्तार होता है। तो क्या हो, राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बच्चों की समझ का विस्तार होता है बहुभाषिक से। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा के विकास से क्या अभिप्राय है। शब्द भंडार का सीमित होना, भाषा के विकास से शब्द भंडार का सीमित होना, बिल्कुल गलत है, सीमित तो नहीं होता है। अभिव्यक्ति के लिए अपार संभावनाएं होती हैं। देखिए, जब बहुभाषा होती है या कोई भाषा होता है तो अभिव्यक्ति के लिए अपार संभावना होती है, ये तो बिल्कुल सही है। संविधान की सूची में स्थान प्राप्त है, भाषा संबंधी पाठ्यक्रमों में वृद्धि होना। तो राइट आंसर हमारा विकल्प के अनुसार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एकल भाषी विद्यार्थी की तुलना में बहुभाषी विद्यार्थी के पास क्या क्या अधिक होने की संभावनाएं अधिक है। क्वेश्चन क्या है कि कोई बच्चा एकल भाषी है और कोई बच्चे हैं जो बहुभाषिक हैं। तो एकल भाषी और बहुभाषी बच्चों में तुलना की जा रही है, तो उनके अपेक्षा यानी एकल भाषी की अपेक्षा बहुभाषी बच्चों के पास क्या क्या अधिक होने की संभावनाएं होंगी। शब्द चयन, अधिकार, बिंब, ज्ञान, शब्द उदाहरणों का भंडार, शब्द चयन, बिंब, विधाएं, पठन में रुचि, बिंब व शब्द भंडार। तो राइट आंसर क्या होगा कि देखिए, जब बहुभाषिक हैं तो उनमें ज्ञान अधिक होगा, उनमें शब्द का चयन करना होगा, उदाहरणों का उनके पास बहुत सारा भंडार होगा। क्या हो जाएगा, शब्द चयन होगा, ज्ञान तो होगा, लेकिन बिंब होगा, विधाएं होंगी। क्या होंगी, बिंब होंगी बहुभाषी विद्यार्थियों के पास, और शब्द चयन बहुत अधिक होगा और विधाएं होंगी। क्या होगा, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ज्ञान तो दोनों के पास होता है, एकल वाले के पास और बहुभाषिक दोनों के पास, लेकिन शब्दों का चयन जब बहुभाषिक है तो उसके पास शब्दों का चयन अधिक होंगी, विधाएं होंगी, विधाएं मतलब विधि जो होंगी, उन सब के बारे में उसको ज़्यादा पता होगा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कक्षाओं में बहुभाषिक स्थिति को नज़रअंदाज करने से क्या अभिप्राय है। देखिए, किसी भी कक्षा में बहुभाषिक को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन क्या है, नज़रअंदाज करने से क्या अभिप्राय है। बच्चों को किसी भी भाषा में बोलने की अनुमति, बच्चों को मातृभाषा व लक्ष्य भाषा में शिक्षण अधिगम करवाना, त्रिभाषा सूत्र का पालन करना, केवल लक्ष्य भाषा का ही प्रयोग करना। तो क्या है, बहुभाषिक को नज़रअंदाज करना, तो केवल लक्ष्य भाषा का ही प्रयोग करना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा।
अगला है कौन सा शब्द भिन्न है। इन चारों विकल्पों में से कौन सा शब्द भिन्न है। बोलना, सुनना, पढ़ना, खुलना। तो क्या हो जाएगा, बोलना, सुनना, पढ़ना तीनों एक समान से हो जाएंगे, लेकिन खुलना जो है वह क्या हो जाएगा, इनसे भिन्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में ता प्रत्यय लगाकर नया सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। जो प्रत्यय होता है वह शब्दांश होता है और वह किसी न किसी शब्द के बाद में हमेशा जुड़ता है तो प्रत्यय कहलाता है। क्षेत्रीय, संभावना, प्रक्रिया या उद्देश्य। अब इसमें क्या है कि सभी में ता लगा कर देखिए, क्षेत्रीयता, संभावनाता, संभावनाता, प्रक्रियाता, उद्देश्यता। तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रीयता होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षेत्रीयता। यानी क्षेत्रीय शब्द में ता प्रत्यय लगा सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। अब आता है आपका अगला। तो आगे क्या दिया गया है, यह आपके पास एक काव्यांश आ गया है। अब इस काव्यांश को पढ़ना है और उसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चनों को हल करना है। ज्योतिर्मय यह देश हमारा, ध्वल हिमालय के ललाट पर, अरुण तिलक अति न्यारा, कोटि कोटि संवत्सर से यह चला पथिक सनातन, अंधकारमय पतन निशा में दीप्तिमान स्वप्नों से पावन, पुण्य श्लोक यह श्रेष्ठ पंथ का, कोटि कोटि जनगण का प्यारा महिमा स्मृतियों से जगमग, अजर अमर यह चिर चिर सुंदर, जगतवंद्य विस्तृत गरिमामय, अगणित गुण गाथा से मनहार, यह पुराण नित नूतन गतिमय, जीवन मरण सहारा, घोर मूर्छना में स्पंदमय, जागृति में कंपित पीड़ामय। देखिए इस काव्यांश को पढ़ना है। अगर अर्थ निकलता है तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास क्या होता है कि क्वेश्चन के साथ 4 विकल्प होते हैं। उन 4 विकल्पों को पढ़ने के बाद, देखिए माइनस मार्किंग तो होती ही, 4 विकल्पों को पढ़ने के बाद आप बहुत ही आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो अब आते हैं इससे क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि किन पंक्तियों में भाव निकलता है कि हमारा देश समूचे संसार में वंदनीय है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप फिर से गद्यांश पे जा सकते हैं। क्या फिर से उस गद्यांश या उस काव्यांश पे जा सकते हैं। क्या हुए कि किन पंक्तियों से भाव निकलता है कि हमारा देश समूचे संसार में क्या है, वंदनीय है। ऑप्शन ए दीप्तिमान सपनों से पावन, जगत वंद्य विस्तृत गरिमामय, कोटि कोटि समृद्ध से यह, या ज्योतिर्मय यह देश हमारा। तो क्या हो जाएगा, देखिए अब कोटि कोटि समृद्ध से ऑप्शन सी देखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या हो कि कोटि कोटि संवर्त से यह चलता पथिक सनातन, यानी अपने देश के बारे में ही बताया जा रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। कौन सा, सी, कोटि कोटि समृद्ध से यह। आगे देखते हैं, प्रस्तुत काव्यांश का केंद्रीय भाव क्या है। देश के संघर्ष काल का चित्रण, देश के निर्माण काल का चित्रण, देश के गौरवमय यश का चित्रण, या देश की चुनौतियों का चित्रण। तो क्या है, देश के निर्माण काल का चित्रण। ऑप्शन हमारा
बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि ने देश के कल्याणकारी मार्ग को किसके समान माना है? स्वर्ग भूमि, हिमालय पर्वत, चलते रहने वाला पथिक या पवित्र श्लोक? तो किससे माना है? चलते रहने वाला पथिक से। किससे मानना है देश को? देश कल्याणकारी तभी होगा जब आपके विकास होता रहे, विकसित होता रहे। तो क्या है? पथिक चलने वाला, चलते रहने वाले पथिक से के समान माना है। अगला क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार देश की कौन सी बात मन को हर लेती है? अनेक गुण गाथाएं, महिमामय स्मृति, धवल हिमालय या पुण्य श्लोक? तो क्या है? मन को हर लेती हैं, पुण्य श्लोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुण्य श्लोक। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, क्योंकि गद्यांश में आया भी था पुण्य श्लोक करके। अब आता है अगला क्वेश्चन, विस्तृत का अर्थ है क्या? विस्तृत का अर्थ है मोहक, प्रसिद्ध या विशेषता या महिमा? तो क्या है? विस्तृत का अर्थ प्रसिद्ध होता है। क्या होता है? प्रसिद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, अरुण तिलक में रेखांकित शब्द क्या है? अरुण तिलक में रेखांकित शब्द क्या है? विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है? क्या? विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। तो यहाँ पर क्या है? अरुण तिलक। अरुण तिलक में क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को अपने परिवेश में दो भाषाएं सुनने को मिलती हैं। दो भाषाओं का सुनना बच्चों के लिए लाभकारी होता है, बच्चों के लिए हानिकारक होता है। इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, पारस्परिक रूप से बाधित करेगा। देखिए, दो भाषाएं हो जाएंगी तो बहुभाषी हो जाएंगे। बहुभाषी हमेशा क्या हो जाएगा? लाभ करेगा। क्या हो जाएगा? लाभ करेगा, यानी बच्चों के लिए लाभकारी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मातृभाषा के अधिगम के दौरान भाषा अधिगम की स्वाभाविक प्रक्रिया का मूल सिद्धांत नहीं है? बोलना सीखने से पहले साक्षरता सीख लेना, यानी बोलना सीखने से पहले साक्षरता सीख लेना। अपने परिवेश में परिवार के सदस्यों से सीखना। रटने तथा कंठस्थीकरण के स्थान पर अवधारणात्मक समझ पर बल देना। परिवेश में बोली जा रही दूसरी भाषाओं से अधिगम की संगतता नहीं होती। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बोलने सीखने से पहले साक्षरता सीख लेना। क्यों? कि पूछा गया है स्वाभाविक प्रक्रिया का मूल सिद्धांत नहीं है। अब बोलने से पहले साक्षरता कोई सीख सकता है? ऐसा तो बिल्कुल है ही नहीं। जब नहीं पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ पर भी देखिए पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा अधिगम संज्ञानात्मक गतिविधि है। अधिगम विकलांगता भाषा अधिगम से संबंधित नहीं है। बच्चों को उनकी अपनी गति के अनुसार काम करने देना शिक्षकों की ओर से एक बड़ी मदद है। ऑप्शन डी है। अधिगम विकलांगता की शुरू में ही पहचान कर लेना सफल परिणाम की कुंजी है। क्या है? सही नहीं है, यह पूछा जा रहा है। तो अधिगम विकलांगता की शुरू में ही पहचान कर लेना सफल परिणाम की कुंजी है, यह बिल्कुल सही नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि सबसे खराब कक्षा प्रणाली की पहचान करें। सबसे खराब कक्षा प्रणाली की पहचान करनी है। मैं अपने विद्यार्थियों को गलतियां करने की अनुमति देती हूँ। देखो, गलतियां करेंगे तब क्या होगा, बच्चे सीखेंगे। अगर पता चला कोई बच्चा गलती करता है, आप उसे डांटते हैं, मारते हैं, तो बच्चा सीखने में डर होगा, सीख जल्दी नहीं पाएगा। मैं अपने विद्यार्थियों को कक्षा में विचरने और चर्चा करने की अनुमति देती हूँ। मैं अपने विद्यार्थियों को कक्षा में भाषा कार्य के लिए बोलने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। ये भी सही है। मैं लेखन कार्य के लिए प्रारूप तैयार करने पर बल नहीं देती है। सबसे खराब कक्षा में प्रणाली की पहचान करना था, तो क्या हो जाएगा कि मैं अपने विद्यार्थियों को कक्षा में विचरने और चर्चा करने की अनुमति देती हूँ। यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन डी भी सही लग रहा है, लेकिन ऑप्शन बी पर ही टिक किया जा रहा है। हाँ, अगर आपको लगता है तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन का विशिष्ट कारण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पठन का विशिष्ट कारण नहीं है। ऑप्शन ए, पाठ्य सामग्री में से किसी विशिष्ट वाक्य से निष्कर्ष निकालना, अनुच्छेद का सारांश लिखना, अनुच्छेद में भिन्न भिन्न विचारों के बीच संबंध यानी जुड़ाव का समझना, अनुच्छेद के अलग अलग शब्दों के वाक्य भेद की पहचान करना। या पहचान क्या हो जाएगा, कारण नहीं है पूछा गया था, पठन का विशिष्ट कारण नहीं है। अनुच्छेद में अलग अलग शब्दों के वाक्य भेद की पहचान। ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पठन सामग्री किसी विशिष्ट वाक्य से निष्कर्ष निकालना, ये भी सही होगा। अनुच्छेद का सारांश यानी अनुच्छेद का सारांश लिखना, ये भी सही होगा। अनुच्छेद में भिन्न भिन्न विचारों के बीच में संबंध, ये भी सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, कारण विशिष्ट कारण के अंतर्गत नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है, इसका हमें बताना है। भाषांतरण, समूह या संग्रह, संस्कृति प्रघात, शब्द अनुक्रमणिका। तो क्या हो जाएगा, शब्द अनुक्रमणिका हो जाएगा राइट आंसर। आगे है, दूसरी भाषा की तुलना में प्रथम भाषा का अर्जन अपेक्षाकृत आसान है क्योंकि अंग्रेजी जटिल भाषा है। हमें हमारी प्रथम भाषा के बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं। प्रथम भाषा भारतीय भाषा है। और डी है, अंग्रेजी औपनिवेशिक भाषा है। तो क्या है, प्रथम भाषा भारतीय भाषा है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि यह किसने कहा कि बच्चे में सहजात भाषिक क्षमता होती है। यानी सहजात यानी जन्म से ही भाषिक क्षमता होती है और बच्चों में भाषा का विकास ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे कि शेष जैविकीय कार्यों का विकास। स्किनर ने कहा है, चॉम्स्की ने कहा है, वाइगोत्स्की ने कहा है या जीन पियाजे ने कहा है। देखिए, किसी का कथन हो तो वह डिक्टो उसी तरीके से कॉपी होता है। क्या इसको क्या है कि चॉम्स्की जी ने कहा है। किसने कहा है, चॉम्स्की जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है कि व्याकरण के प्रभावशाली शिक्षण के बारे में कौन सा सही नहीं है। वास्तविक संवाद में नियमों का वस्तुतीकरण,
संदर्भ में व्याकरण के प्रासंगिक नियमों को दर्शाना। सी है वास्तविक जीवन से जुड़े संप्रेषण में नियमों के अभ्यास करने के अवसर देना। नियमों को रटकर व ड्रिल द्वारा व्याकरण सिखाना। क्या पूछा है? सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? संदर्भ में व्याकरण के प्रासंगिक नियमों को दर्शाना सही नहीं है। देखिए, कोई भी संदर्भ लिखा जाए या संदर्भ बताया जाए तो उसमें व्याकरण का नियम लिखने पर व्याकरण का नियम दर्शाना जरूरी नहीं है। जैसा भी चलता है चलने देना चाहिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता हासिल कर लेना। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि कलाओं और विज्ञान में संबद्धता। ऑप्शन सी है रटने की प्रवृत्ति और परीक्षाओं के लिए पढ़ने के स्थान पर अवधारणात्मक समझ पर बल देना। ऑप्शन डी है सतत आकलन के लिए योगात्मक आकलन एक मुख्य प्रक्रिया के रूप में बस इतना ही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हमें बताना है। तो सतत आकलन के लिए मूलभूत सिद्धांत नहीं ही कहा गया था। तो क्या है? सतत आकलन के लिए योगात्मक आकलन एक मुख्य प्रक्रिया के रूप में। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा की कक्षा के संदर्भ में सही नहीं है? हमसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन भाषा की कक्षा के संदर्भ में नहीं है। ऐसी कक्षा जिसमें शोर हो रहा है उससे संकेत मिलता है कि शिक्षार्थी सीख रहे हैं। अनुशासित कक्षा का तात्पर्य है कि जहां शिक्षार्थी चुपचाप बैठे हैं और अध्यापक अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। सी है विचार करो, समूह में कार्य करो, साझा करो। ये वे तरीके हैं जिनसे पूरी कक्षा को गतिविधि में संलग्न किया जा सकता है। एक अध्यापिका विद्यार्थियों को कहानी का रोल प्ले करने के लिए कहती है। देखिए, कथन भाषा कहा गया था और रोल प्ले तो बहुत ही अच्छा होता है। तो कथन पे नहीं, रोल प्ले क्या है मॉडल हो जाएगा। तो बिल्कुल ये डी जो है हमारा सही नहीं हो जाएगा। यहाँ पर कथन भाषा के संदर्भ में देखना था, इसलिए यह सही नहीं होगा। लेकिन ऐसे अगर देखें तो बहुत ही सही होता है। अगला क्वेश्चन है अनुभवजन्य अधिगम में क्या शामिल नहीं है? अनुभवजन्य कथावाचन आधारित शिक्षण शास्त्र, कला एवं खेल, समावेशित शिक्षण शास्त्र। ऑप्शन सी है दक्षता आधारित अधिगम और शिक्षा। ऑप्शन डी है विषयों के बारे में अंग्रेजी में सोचना और बोलना। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? कला एवं खेल समावेशित शिक्षण शास्त्र। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति चुनौतीपूर्ण बच्चों को सहायता देने के संदर्भ में संगतपूर्ण नहीं है। अध्यापक को कक्षा में अधिगम विकलांगता की पहचान करने के लिए अभिभावकों और सहयोगी अध्यापकों से मदद लेनी चाहिए। बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। अधिगम विकलांगताओं की पहचान जितना जल्दी हो सके कर लेनी चाहिए, ये भी गलत है। अध्यापक को चाहिए कि वह अधिगम विकलांगता वाले शिक्षार्थियों को उनकी गति के अनुसार कार्य करने दें और आत्मनिर्भर बनने में मदद करें। ऑप्शन डी देखते हैं। अध्यापक को विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों की दूसरे सहपाठियों द्वारा मदद करने के लिए निरुत्साहित करना चाहिए, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। देखिए क्या था क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिएगा। एक लाइन इधर है, मदद करने के लिए निरुत्साहित करना चाहिए जिसमें वे आत्मनिर्भर बन सकें। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ था कि संगतपूर्ण नहीं है। क्या संगतपूर्ण नहीं है? तो निरुत्साहित करने के लिए कह रहा है ऑप्शन डी। तो क्या हो जाएगा कि ऑप्शन डी की तरफ हम चले जाएंगे। किसके? ऑप्शन डी की तरफ चले जाएंगे। राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए जब ऑप्शन एक ही जगह पर मिल जाता है तो हमें पढ़ने में आसानी होती है। और अब देखते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, सबसे निज अनुचित कक्षा प्रणाली की पहचान करें। पाठ्यपुस्तक में अगला क्या लिखा है? अध्यापक उसके अनुसार योजना बनाता है। अध्यापक को प्रमाणिक पाठ्य सामग्री जैसे कुछ समाचार पत्र से लेना चाहिए और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अध्यापक को कुछ अधिक विचार की ज़रूरत नहीं है। वह कक्षा में आए और देखे क्या किया जा सकता है। अध्यापक पिछली कक्षा में पढ़ाए गए पाठ्यों के संदर्भों का प्रयोग करती है। सबसे निज अनुचित कक्षा प्रणाली की पहचान करना है। तो राइट आंसर क्या होगा कि अध्यापक पिछली कक्षा में जो कुछ पढ़ाया हो उसके पाठ से संदर्भ उपयोग करती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, भाषा आकलन संबंधित है। भाषा आकलन किससे संबंधित है? शिक्षार्थियों की उपलब्धि के मापन से, कक्षा में शिक्षार्थियों की श्रेणी का पता करने से, उनके संपूर्ण अथवा योगात्मक आकलन का मापन, शिक्षार्थियों की भाषा प्रवीणता का मापन। तो राइट आंसर क्या होगा? शिक्षार्थियों की भाषा प्रवीणता का मापन। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अब ये रहा हमारा आज का 30वां क्वेश्चन, जो सीटेट में 30 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो क्या है कि पाठ योजना बनाते समय कौन सी बात ध्यान में नहीं रखनी चाहिए। देखिए पाठ शिक्षण को बनाते समय कौन सी बात ध्यान में होनी चाहिए और कौन सी नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। विद्यार्थियों के सीखने की गति ध्यान में देनी चाहिए। आपके पाठ के दिन का समय भी निश्चित होना चाहिए। और अनुच्छेद के बारे में अभिभावकों की पसंद होनी चाहिए। गतिविधियों का क्रम, देखिए गतिविधियां जो हैं वो आगे पीछे हो जाती हैं, क्योंकि हमें बच्चे को पढ़ाना होता है, सिखाना होता है। और सिखाने में कोई चीज़ आगे पीछे हो जा सकती है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर क्रम से करें तो हो सकता है कि उस बच्चों को आसानी से या कम तरीके से समझा पाएँ। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं क्रम से ना समझा के पहले कुछ और सिखा देते हैं, बाद में वो सिखा देते हैं, क्योंकि एक दूसरे से संबंधित होता है, कनेक्ट होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा?
सी हो जाएगा, क्योंकि पूछा था बात ध्यान में नहीं रखनी चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, बट जिस प्रकार से आप सभी का रिस्पांस मिलता है उस हिसाब से हतोत्साहित हो जाना पड़ता है, क्योंकि क्लास 10, 15, 20 लोग देखते हो, कम से कम 100, 150 लोग भी देखो तो वहाँ तक पहुँचा दिया करो आप सभी, तब भी थोड़ा सा उत्साह बना रहे। कोशिश करता हूँ जितना अच्छा कर सकूँ। जैसे टाइप करने को होता है तो टाइप मैं किसी और से करवाता हूँ, क्योंकि जब तक आप सभी का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक बहुत अच्छा करना बहुत मुश्किल होता है। फिलहाल आप सभी से रिक्वेस्ट रहती है कि आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करें, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके पास समय कम हो तो आप स्पीड बढ़ाकर क्लास को बाद में भी देख सकते हैं किसी भी समय। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।